हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेव विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एक और केस स्टडी की थ्योरी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पहले हम थ्योरी समझेंगे, फिर हम केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है चैप्टर नंबर 10 आपका, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग में। देखिए, जो वेसल होता है उसमें 3 रिस्क होते हैं। एक होता है आपका मार्केट रिस्क, दूसरा होता है क्रेडिट रिस्क और तीसरा होता है ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, और इन तीनों रिस्क को मेजर करने के 3 तरीके हैं। तो कुल मिलाकर के 9 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो क्रेडिट रिस्क को भी मेजर करने के कुल मिलाकर के 3 तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है स्टैंडर्डाइज अप्रोच के तहत, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले समझेंगे इसके बारे में, फिर आगे डिटेल में हम केस स्टडी को सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो नाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क 3 मेथड्स आर अवेलेबल। अब जो आपका एग्जाम होता है फ्रेंड्स, उसमें कई बार एक नंबर में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मेथड क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए नहीं यूज किया सकता है। पहला स्टैंडर्डाइज अप्रोच, दूसरा इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन अप्रोच, तीसरा इंटरनल रेटिंग बेस्ड एडवांस्ड अप्रोच। ठीक है, एक और ऑप्शन चौथा आपको दे देंगे, मान लीजिए जो देते हैं बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, है ना, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। तो फिर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा क्रेडिट रिस्क को मेजर करने का तरीका नहीं है। तो ध्यान रखना होगा आपको कि ये 3 तरीके तो हैं, देयर आर 3 मेथड्स जिससे क्रेडिट रिस्क को मेजर किया सकता है। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच से हम ऑपरेशनल रिस्क को मेजर करते हैं, क्रेडिट रिस्क को नहीं करते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 1 लाइन मतलब 1 नंबर में तो पूछा ही जाता है, तो इसलिए ध्यान करके जरूर जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। तो पहले याद रखें, क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के कुल मिलाकर के हमारे पास 3 मेथड अवेलेबल हैं एज पर वेसल 2 या वेसल 3। पहला स्टैंडर्डाइज अप्रोच है, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है फ्रेंड्स आपका इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन अप्रोच, और तीसरा है इंटरनल रेटिंग बेस्ड एडवांस्ड अप्रोच। ठीक है, तो दोनों एक ही जैसे नाम है, बस केवल फर्क फाउंडेशन अप्रोच और एडवांस्ड अप्रोच का है, बाकी एक ही नाम है, देख लीजिए। तो याद रखना भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हम ध्यान रखेंगे कि देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट क्रेडिट रिस्क। पहला स्टैंडर्डाइज अप्रोच हो गई, और दूसरा इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन अप्रोच एक हो गई, एडवांस्ड अप्रोच दूसरी हो गई। तो कुल मिलाकर के ये 3 मेथड हमारे पास में क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के होते हैं। इनमें से हम डिस्कशन किसके बारे में करने वाले हैं फ्रेंड्स? स्टैंडर्डाइज अप्रोच के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब जो स्टैंडर्डाइज अप्रोच होती है फ्रेंड्स आपकी, वो डिपेंड करती है डिफरेंट जो एसेट्स होते हैं, जो लोन होते हैं बैंक में, उनके रिस्क वेट को कैलकुलेट करने पर। ओके, तो हम यहाँ पर पहले ये जानेंगे कि रिस्क वेट ऑफ वेरियस एसेट्स आर रिस्क वेट्स ऑफ वेरियस लेंडिंग आर लोन डन बाई बैंक। तो जो डिफरेंट एसेट्स होते हैं बैंक के, उनका रिस्क वेट कितना होता है, या जो बैंक लेंडिंग करता है, लोन देता है, उसका रिस्क वेट कितना होता है। यानी कहने मतलब अगर हम भारत सरकार को लोन देंगे तो उसका रिस्क वेट कितना होगा, अगर हम विदेशी सरकार को लोन देंगे तो उसका रिस्क वेट कितना होगा, अगर हम आरबीआई को लोन देते हैं तो कितना रिस्क वेट होगा, अगर हम पर्सनल लोन देते हैं, अगर हम गोल्ड लोन देते हैं। तो इस तरीके से हर एक जो लोन होता है उसकी एक जो है रिस्क वेट फिक्स की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमारे देश के लिए। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कभी भी कोई भी बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लोन देता है तो उसका वेट रिस्क वेट 20% होता है। इसी तरीके से अगर आप जो है स्टेट गवर्नमेंट को लोन देते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें जो है जो रिस्क वेट होता है वो 0% ही होता है। अगर आरबीआई को लोन देते हैं, सीजीटीएमएससी को, डीआईसीजीसी को लोन देते हैं, तो उसका भी रिस्क वेट 0% ही होता है। 0% का क्या मतलब हुआ, अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को 200 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है, तो इसमें कोई मतलब 0% रिस्क वेट है, इसका मतलब हमें जो है कोई अलग से पैसा पूंजी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क है ही नहीं। 200 करोड़ का 200 करोड़ हमारा सुरक्षित है। अब अगर जैसे यहाँ आगे बढ़ें, स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप लोन देते हैं तो 0% रिस्क वेट है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड लोन है, कोई लोन है, स्टेट गवर्नमेंट को आपने सीधे नहीं दिया है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी ले रखी है, तो उसमें रिस्क वेट कितना होता है फ्रेंड? 20% होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आप 100 करोड़ रुपए का लोन देते हैं जिसमें किसी राज्य सरकार ने गारंटी दे रखी है, तो उसमें आपको 20% रिस्क वेट मानकर चलना है। यानी हम ये मानकर चलेंगे इस 100 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए, 20% इसका निकालेंगे तो 20 करोड़ रुपए हमारे डूब सकते हैं। इसलिए हमें 20 करोड़ रुपए अलग से निकाल करके रखना पड़ता है वेसल की कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन करने के लिए। ऐसे समझ लेंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो आई बिलीव अब आपको समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिया,
कोई रिस्क नहीं, 0% रिस्क। आरबीआई को बैंक अगर लोन देगा कोई रिस्क नहीं है। सीजीटीएमएससी को लोन देगा, डीआईसीजीसी जिसमें हम अपना वो इंश्योरेंस होता नहीं है कस्टमर का 5 लाख रुपए तक अभी इंश्योर्ड रहता है, तो उसको लोन दिया, 0% रिस्क वेट है। स्टेट गवर्नमेंट को अगर लोन देते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सभी 0% रिस्क के साथ आती हैं। उसके बाद में अगर स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड कोई लोन है तो उस पर 20% का रिस्क होता है। इसको मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है, ध्यान रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट को सीधे लोन देने पर कोई रिस्क वेट नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकार जो है या स्टेट गवर्नमेंट गारंटी लेती है किसी लोन की तो उसमें रिस्क वेट 20% रहता है। अगर कोई बैंक अपने खुद के एफडी के अगेंस्ट में या कोई एलआईसी है कस्टमर की या किसान विकास पत्र है या कोई एनएससी है कस्टमर की, तो उस केस में अगर लोन देता है तो वहाँ पर रिस्क वेट 0% होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई 2 करोड़ रुपए का आपने लोन दिया और उसमें 2 करोड़ रुपए की एफडी मौजूद है आपके पास में, तो भाई अगर कस्टमर पैसा नहीं लौटाएगा तो उसकी एफडी तोड़ करके आप पैसा एडजस्ट कर लोगे, उसकी एलआईसी के सरेंडर वैल्यू से आप पैसा निकाल लोगे, उसी तरीके से एनएससी सरेंडर करके आप पैसा पा सकते हो। तो कहने मतलब हुआ इन सभी के अगेंस्ट में भी रिस्क वेट 0% होता है। हमारा पैसा एक तरीके से कहा जाए सुरक्षित होता है। जो आपके पास कैश होता है या बैंक बैलेंस होता है या बैलेंस विथ आरबीआई होता है फ्रेंड्स, वो भी आपका रिस्क वेट 0% लेकर के चलता है। ध्यान रखेंगे, आरबीआई के पास में अपने बैलेंस रखा हुआ है, कैश है या बैंक बैलेंस है, जो भी है वो 0% जो है रिस्क वेट के साथ चलता है। कई बार ये टर्मिनोलॉजी सीधे सीधे पूछी जाएंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान करके चलेंगे फ्रेंड्स। ओके, अगर एनबीएफसी को बैंक ने लोन दिया है, कई बार लोन लिखा होता है, कई बार एक्सपोजर लिखा होता है, एक ही बात है। तो अगर एनबीएफसी को लोन दिया हुआ है तो उसमें 15% का रिस्क वेट होता है। ईसीजीसी को जो लोन दिया जाता है उसमें 20% का एक्सपोजर होता है। बैलेंस विद अनदर बैंक, अगर किसी दूसरे बैंक के पास आपने पैसा रखा हुआ है तो उसमें 20% का रिस्क वेट है। बैंक के खुद के स्टाफ को जो बैंक लोन देता है, मान लीजिए अगर आप एसबीआई में हैं और आपने लोन ले रखा है बैंक से, तो उसमें भी बैंक जो एसबीआई है वो 20% जो है रिस्क वेट मान करके चलेगा। गोल्ड लोन अगर किसी कस्टमर ने ले रखा है तो उसमें रिस्क वेट 50% का होता है। जो रिटेल लोन होता है फ्रेंड, उसमें आपको 75% का रिस्क वेट होता है। रिटेल लोन में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, कार लोन, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। कैपिटल मार्केट में अगर बैंक एक्सपोजर लेगा तो रिस्क वेट 125% होता है। यानी अगर आपने 100 करोड़ रुपए जो है कैपिटल मार्केट में बैंक, मान लीजिए कोई बैंक है जिसने 100 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो उसको 125 करोड़ रुपए जो है अलग से मेंटेन करने पड़ेंगे इस 100 करोड़ को बचाने के एवज में। ठीक है, उसके बाद में लोन टू पब्लिक सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज हैं उनको अगर लोन दिया जाता है तो 100% जो है रिस्क वेट होता है। जो पर्सनल लोन होता है फ्रेंड उसमें भी 100% रिस्क वेट होता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, तो शेयर में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो 125% है। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड में जो क्रेडिट कार्ड का एक्सपोजर होता है फ्रेंड्स वो भी 125% जो है रिस्क वेट अट्रैक्ट करता है। वेंचर कैपिटल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है 150% जो है रिस्क वेट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो कई सारे इसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। देखिए, एक क्रेडिट कार्ड वाला जरूर से जरूर ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड में जो एक्सपोजर देता है बैंक उसमें 125% का रिस्क वेट होता है, ये जरूर ध्यान कीजिए। पर्सनल लोन पक्का याद रखिए कि जो पर्सनल लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा, मान लीजिए किसी ने 40 लाख का लोन लिया है किसी कस्टमर ने, तो आप मान कर चलिए उसमें रिस्क पूरे के पूरे 40 लाख रुपए का ही रहता है। ओके, तो रिस्क वेट 100% होता है। क्रेडिट कार्ड में 125%, पर्सनल लोन में 100%, उसके बाद में रिटेल लोन में 75%। ये भी ध्यान रखिए जरूर से जरूर, रिटेल लोन में 75% का एक्सपोजर होता है, वो होता है रिस्क वेट होता है। गोल्ड लोन किसी कस्टमर लिया तो उसमें 50% का जो है रिस्क वेट होता है। लोन टू बैंक के स्टाफ को दिया गया लोन 20% का रिस्क आपको देता है। ईसीजीसी को दिया गया लोन 20% का रिस्क वेट रखता है। उसके बाद में अगर आप ये चाहे इग्नोर भी कर दीजिए, इधर का फिर ध्यान रख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया 0% है, आरबीआई को लोन दिया 0% है, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट लोन दिया, उसकी स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया 0%, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया 0%। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है किसी लोन की तो 20% रिस्क वेट। एनएससी है, एफडी है कि वो अपना किसान विकास पत्र है, एलआईसी, इनके अगेंस्ट अगर लोन देंगे तो 0% होता है। तो ये कुछ हैं जो रिस्क वेट आपको याद रखने होंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया मतलब भर का यहाँ पर कि रिस्क वेट किसका कितना होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। रिस्क वेट इन केस ऑफ एनपीए, तो अगर कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उसमें रिस्क वेट कितना होता है
वो यहाँ पर गाइडलाइन दे रखी है। तो ये जो है एज पर आरबीआई टर्मिनोलॉजी है और ये उसी को मैंने समराइज़ किया हुआ है। तो 1 मिनट के लिए ज़रा से यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने रिटेन लोन दिया हुआ है या पर्सनल लोन दिया हो या कोई लोन दिया हुआ है, अगर वो एनपीए हो जाता है, नोटिस करिएगा, अगर वो एनपीए हो जाता है तो जो रिस्क वेट है वो ये वाला नहीं लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लोन एनपीए हो जाता है तो ये गाइडलाइंस फेल कर जाती हैं, वो एनपीए वाली गाइडलाइन लागू होंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए किसी कस्टमर को आपने रिटेन लोन दे रखा है, उस पर 75% का रिस्क वेट लगाना होता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो रिटेल लोन है वो एनपीए हो गया, तो अब कितना परसेंट आपको रिस्क वेट लेना है वो इस 75% से आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो एज पर एनपीए गाइडलाइन करेंगे, जो एनपीए की गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से करेंगे। अब सवाल ये है कि एनपीए की गाइडलाइन क्या है, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। एनपीए की गाइडलाइन ये कहती है कि रिस्क वेट हम डिसाइड करेंगे किसके हिसाब से, कि एनपीए की प्रोविजनिंग कितनी की गई है उसके अकॉर्डिंग हम रिस्क वेट देते हैं। एनपीए की प्रोविजनिंग कितनी की गई है, अगर आप मान लीजिए किसी लोन अकाउंट में आपने 20% से कम की प्रोविजनिंग कर रखी है तो आप उसे 150% जो है रिस्क वेट देंगे। अगर आपने जो एनपीए की प्रोविजनिंग है वो 20% से कम है, ध्यान रखिए 20% यहाँ है, 20% से कम यानी 19.99% तक अगर आपने एनपीए प्रोविजनिंग कर रखी है तो उस केस में रिस्क वेट 150% का करना है। अगर 20% से ले करके लेकिन 50% से कम तक अगर आपने प्रोविजनिंग कर रखी है तो 100% रिस्क वेट देंगे। अगर 50% या 50% से ज़्यादा 50% की प्रोविजनिंग कर रखी है या उससे ज़्यादा की कर रखी है तो 50% रिस्क वेट देंगे। ओके, अब सोचिए कि मतलब जब एनपीए की प्रोविजनिंग कम है तो रिस्क वेट ज़्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, कोई मान लीजिए अगर 100 करोड़ रुपए का लोन है, ठीक है, अगर उसमें आपने 20% की प्रोविजनिंग कर रखी है, इसका मतलब आपने उसमें 20 करोड़ रुपए अलग रखे हुए हैं उसको बचाने के लिए। अगर आपने उसमें 50% की प्रोविजनिंग कर रखी है तो उसके लिए अलग से आपने 50 करोड़ रुपए ऑलरेडी बचा के रखे हुए हैं। तो अगर 50 करोड़ रुपए बचा के रखें तो रिस्क वेट कम लेने की ज़रूरत है। अगर 20 करोड़ रुपए बचा के रखे हैं तो आपको प्रोविजनिंग और रिस्क वेट ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको समझ में आया मैंने क्या कहा है। यहाँ पर जैसे जैसे प्रोविजनिंग बढ़ गई इसका मतलब हमने कुछ पैसा अलग रख दिया है। अगर 50% प्रोविजन करके रख रखा है तो रिस्क वेट कम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ के लोन में मान लीजिए आपने 50 करोड़ पहले ही एनपीए को बचाने के चक्कर में रखा हुआ है तो रिस्क वेट कम ले लीजिए। लेकिन अगर 100 करोड़ के लोन में आपने सिर्फ 20 रुपये या 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं तो उसको बचाने के लिए अभी 10 ही करोड़ रखा है, 90 करोड़ पहले भी फिर भी बचता है, तो वहाँ 150% की रिस्क वेट लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ये 20% से कम है, ये 20% से लेकर के 50% से कम है। 50% यहाँ है, बस ये ध्यान रखिएगा, 20% यहाँ है और 50% यहाँ शुरू होता है इस वाले में। ओके, तो 20 से कम यहाँ आता है, 20% से लेकर के 50% से कम तक यहाँ आएगा। ठीक है, 50% यहाँ शुरू होता है, 50% या 50% से ज़्यादा जितना भी आप कर दो, 100%, 150%, चाहे जो भी प्रोविजनिंग आप करेंगे वो सारा मिला करके उस पर जो है रिस्क वेट 50% का होता है। तो हम ध्यान रखेंगे 20 से कम है तो 150% का रिस्क वेट, 20 से लेकर के 50 से कम है 100% का रिस्क वेट, और 50 से ज़्यादा या 50% या 50% ज़्यादा है तो 50% का हम करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना जो है 150% है, 100% है और 50% है। करेक्ट है, तीन तरीके के रिस्क वेट हैं, 150%, 100% और 50%। 150% किस केस में है? 20% से कम तक। 100% किस केस में है? 20% से लेकर के 50% से कम तक। और 50% कब है? 50% से लेकर के चाहे जितना भी हो वहाँ तक। ठीक है, तो ये याद हो जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम एनपीए प्रोविजनिंग की बात तो कर ली कि लेस देन 20%, 20%, 50%, 50%, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना एनपीए प्रोविजनिंग करनी है? तो उसके लिए ऑलरेडी एनपीए प्रोविजनिंग का सर्कुलर है जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले अपलोड किया है। साथ ही साथ में एनपीए के बारे में हमने पहले भी लेक्चर अटेंड किया है जहाँ पर हमने देखा है कि प्रोविजनिंग कितने परसेंट की किस केस में होती है। डिटेल लेक्चर है, अगर आपने देखा है तो नहीं देखा है तो देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो इस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी काम की, जिससे आप देख सकते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि जब तक आप एनपीए प्रोविजनिंग नहीं जानोगे इस चीज़ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, सब स्टैंडर्ड के केस में एनपीए प्रोविजनिंग जो होती है फ्रेंड, अगर सिक्योर्ड है तो 15% की प्रोविजनिंग करनी होती है, अगर अनसिक्योर्ड है तो 25% की प्रोविजनिंग करनी होती है। अगर कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड है,
सब स्टैंडर्ड में दो तरीके के होंगे। एक सिक्योर्ड मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखा हुआ है, चाहे एफडी रखी हुई है, चाहे घर गिरवी रखा हुआ है, मॉर्गेज कर रखा है, हाइपोथेकेशन कर रखा है कार का, कुछ ना कुछ है सिक्योर्ड, तो 15% की प्रोविजनिंग कर दीजिए। अगर सब स्टैंडर्ड आपका अकाउंट है लेकिन वो अनसिक्योर्ड है तो 25% की प्रोविजनिंग करनी होती है। ये मैं आपको एनपीए की गाइडलाइन को 1 मिनट में रिव्यू करवा दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको केस स्टडी आएगी तो यहाँ से क्वेश्चन, वहाँ सीधे सीधे पूछेगा कि आपका एक अकाउंट है जो 200 करोड़ रुपए का आपने लोन दे रखा है लेकिन वो D2 कैटेगरी में है, तो अब आप बताइए आप उसका रिस्क वेट कितना लेंगे। सवाल ये होगा आपसे कि एक लोन है जो कि D2 कैटेगरी में है, ओके, तो उस पर रिस्क वेट कितना लेंगे। तो अब D2 कैटेगरी में पहले ये देखिए कि एनपीए प्रोविजनिंग कितनी होती है। तो D1 वाले में फ्रेंड्स 25% की होती है सिक्योर्ड के लिए, अनसिक्योर्ड के लिए 100% सभी केसेस में है, ओके। अनसिक्योर्ड पोर्शन, अगर कोई अकाउंट डाउटफुल है तो अनसिक्योर्ड के लिए एकदम ध्यान रखिए कि 100% सब केस में है, ठीक है। अब अगर डाउटफुल 1 है यानी 1 साल हुआ है, उसको 1 साल तक हुआ है डाउटफुल बने हुए, तो उसमें 25% होगा सिक्योर्ड पोर्शन पर। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन 3 साल तक हुआ है तो उसे D2 कैटेगरी कहते हैं और 40% की प्रोविजनिंग करते हैं। और अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया है तो उसे D3 कैटेगरी में रखते हैं और 100% जो है एनपीए प्रोविजनिंग की जाती है। क्लियर हो गई। तो अब अगर जो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक लोन है जो कि D2 कैटेगरी में है तो उसका रिस्क वेट कितना लेंगे, रिस्क वेट एसेट कितना होगा, RWA कितना होगा। तो अगर वो D2 कैटेगरी में है तो पहले ये देखिए कि क्या वो सिक्योर्ड की बात कर रहा है या अनसिक्योर्ड की। तो हमने मान लिया कि वो सिक्योर्ड की बात कर रहा है, तो D2 सिक्योर्ड के केस में हम प्रोविजनिंग करते हैं 40% की। कितने परसेंट की करते हैं? 40% की। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो एनपीए प्रोविजनिंग है पहली 20% से कम है, दूसरी 20% से लेकर के 50% से कम है, और तीसरी 50% या 50% से ज़्यादा पर है। तो इसका मतलब इस कैटेगरी में आएगा हमारा 40%। अगर इस कैटेगरी में आएगा तो याद कीजिए 150% था, 100% था और 50% था। इसलिए हम रिस्क वेट इसका कितना लेंगे फ्रेंड्स? 100% रिस्क वेट लेंगे। अगर आपको जो मैंने कहा वो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी जब हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा इंटरलिंक होंगे। अभी बस केवल आप ये वैल्यूज अगर याद रख पाएँ, ये 3 टेबल अगर आप याद रख पाएँ तो बहुत होगा हमारे लिए। कि अगर 20% से कम प्रोविजनिंग है 150% रिस्क वेट लेना है, 20% से लेकर के और 50% से कम है, 50% तक नहीं है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, 50% से कम है तो 100% ले लीजिए। अगर 50% या उससे ज़्यादा है तो 50% का रिस्क वेट लेना होता है। फिर मैंने आपको बताया कि एनपीए में अगर सब स्टैंडर्ड लोन है तो सिक्योर्ड पोर्शन पर 15% की प्रोविजनिंग है, अनसिक्योर्ड के लिए 25% की प्रोविजनिंग की जाती है। किसमें? सब स्टैंडर्ड के केस में। डाउटफुल के केस में अगर D1 है, D2 है, D3 है तो उस केस में अनसिक्योर्ड 100% रहता है। D1 के केस में सिक्योर्ड होता है 25%, D2 के केस में सिक्योर्ड होता है 40% और D3 के केस में सिक्योर्ड भी 100% ही हो जाता है। सवाल यह है कि D1 किसे कहते हैं? तो जिसको डाउटफुल बने हुए 1 साल तक हुआ है उसे D1 कहते हैं। D2 उसे कहते हैं जिसका 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन अभी 3 साल तक हुआ है तो उसे D2 कहते हैं। और जिसके 3 साल से ज़्यादा अगर हो गया एनपी वो डाउटफुल एसेट बने हुए तो उसे D3 कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये इतनी बातें और क्लियर हो जाती हैं। अब एक और स्पेशल केस देख लेते हैं। हाउसिंग लोन के केस में भी हम बात करेंगे कि हाउसिंग लोन के केस में हम रिस्क वेट कितना लेते हैं। देखिए वहाँ पर हमने रिटेल वगैरह की बात की थी, पर्सनल लोन की बात की थी, गोल्ड लोन की बात की थी, है ना। पर्सनल लोन के केस में कितना वो लेते हैं रिस्क वेट, याद कीजिए 100% लेते हैं, है ना। रिटेल के केस में 75% लेते हैं। क्रेडिट कार्ड के केस में 125% लेते हैं। स्टाफ को लोन दिया है, बैंक ने अपने खुद के स्टाफ को लोन दिया है, 20% लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हमने लोन दिया है, 0% लेंगे। आरबीआई को हमने लोन दिया है, बैंक ने लोन दिया है, 0% लेंगे, है ना। तो ऐसे ये वैल्यूज आप ध्यान रखिएगा, ये रिवीजन क्विक रिवीजन टाइप का था, ध्यान रखेंगे एग्जाम में काम आएगी। ओके, अब देखिए होम लोन में 3 कैटेगरी है फ्रेंड। देखिए 3 कैटेगरी है। पहला, लोन अगर 30 लाख तक है तो क्या होगा? 30 लाख से लेकर के 75 लाख तक है तब क्या होगा, और 75 लाख से ज़्यादा का लोन है तो क्या होगा? रिस्क वेट। ओके, तो आपसे क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि आपने 2000 करोड़ रुपए के हाउसिंग लोन दे रखे हैं लेकिन सारे के सारे लोन 30 लाख से कम के हैं, तो उस केस में रिस्क वेट कितना लेना है? तो ये वाली गाइडलाइन है ना। अगर लोन 30 लाख से ज़्यादा का है और 75 लाख तक है तो ये वाली गाइडलाइन, और 75 लाख से ज़्यादा का लोन है तो ये वाली गाइडलाइन फॉलो की जाती है। चलिए इतना क्लियर हो गया। कहने मतलब ये एक स्लॉट है, ये दूसरा स्लॉट है और ये तीसरा स्लॉट है, हमें क्लियर हो गई बात। तो 30 लाख रुपए तक अगर किसी ने हाउसिंग लोन ले रखा है
तो उसमें दो तरीके की रिस्क वेट होते हैं, एक 35% का फ्रेंड्स होता है और एक 50% का होता है। अब सवाल यह है कि 35% किस केस में, तो इसमें एक होता है LTV रेशियो। हाउसिंग लोन में एक कॉन्सेप्ट आता है लोन टू वैल्यू रेशियो, अभी हम नीचे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, LTV रेशियो पर भी डिस्कशन होगा। अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि अगर LTV रेशियो 80% तक है तो उस केस में रिस्क वेट 35% लीजिएगा। अगर 80% से ज़्यादा है और 90% तक है तो 50% रिस्क वेट लीजिएगा। अब आपके सवाल में, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 80% तक है तो 35% ले लेंगे, अगर 80% से ज़्यादा है और 90% तक है तो 50% लेंगे, अगर मान लीजिए 95% हो जाए तो क्या करेंगे फिर उस केस में। तो ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी लोन जो है 30 लाख रुपए तक का होम लोन है तो उस केस में LTV रेशियो 90% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। ध्यान रखेंगे कि LTV रेशियो 90% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ आगे बात नहीं की गई है। क्लियर हो गया फ्रेंड? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर 30 लाख रुपए तक का लोन है, LTV रेशियो 80% तक है तो 35% रिस्क वेट लेंगे, अगर LTV रेशियो 80% से ज़्यादा और 90% तक है तो 50% का रिस्क वेट लेंगे। मतलब एक तरीके से यहाँ रिस्क बढ़ गया है, तभी तो 50% कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं, लोन जो है 30 लाख से ज़्यादा है और 75 लाख तक है, तो उस केस में अगर LTV रेशियो 75% तक है तब 35% लेंगे, अगर 75% से ज़्यादा है और 80% तक है तो 50% लेंगे। अब फिर वही सवाल आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पर 80% पर ही रुक गए, यहाँ तो 90% तक आए थे। तो फ्रेंड्स अगेन समझ लीजिए कि अगर 30 लाख से ज़्यादा और 75 लाख रुपए तक के जो लोन होते हैं होम लोन, उसमें LTV रेशियो बैंक 80% से ज़्यादा होने ही नहीं देगा, तो 80% ही इसका डेड एंड होता है। इसी तरीके से अगर 75 लाख से ऊपर का लोन है तो उस केस में LTV रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा 75% ही होगा, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं, और इस केस में आपको 50% की प्रोविजनिंग करनी होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर समझें तो देखिए 75 लाख से ज़्यादा का लोन है 50% प्रोविजनिंग, यहाँ पर LTV रेशियो 75% से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, तो आप चाहे इसे याद रखो चाहे ना ही याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर 75 लाख से ज़्यादा हुआ तो 50% की प्रोविजनिंग, 30 लाख से ज़्यादा 75 लाख तक फिर भी 50% की प्रोविजनिंग, 30 लाख तक लोन है तो भी 50% की प्रोविजनिंग होनी ही होनी है। अब ये बस ध्यान रख लीजिए कि मतलब लिमिट कहाँ हो रही है। तो देखिए 30 लाख से लेकर 75 लाख तक है, तो 75 लाख तक है तो 75% से लेकर के 80% तक 50% है। 80 से ज़्यादा आएगा ही नहीं क्योंकि गाइडलाइन ही नहीं है, तो उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं कि एग्जाम में 90% दे दे, वो देगा ही नहीं क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन बनते ही नहीं इस तरीके के। तो 75 लाख रुपए तक था तो 75 लाख में 75% से 80% तक आपको 50% करना है, उसके नीचे जितने भी हैं 35% करना है। ठीक है, और 30 लाख रुपए के लोन में 80% तक, ध्यान रखेंगे 80% तक हमें 35% करना, 80% और 90% के बीच में जो होता है उससे 80% से ज़्यादा और 90% तक 50% करना होता है। ये ध्यान रखेंगे, अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे या फिर समझेंगे तो ये हो जाता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कि मैंने आपको कहा कि व्हाट इज LTV रेशियो, मैंने आपको समझा ना कि लोन टू वैल्यू रेशियो यूज करते हैं, बात तो कर ली हमने, लेकिन लोन टू वैल्यू रेशियो होता क्या है वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेना जरूरी है, पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ पर लेट्स टॉक इट अगेन, है ना। लोन टू वैल्यू रेशियो आर LTV इज परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू दैट बैंक वुड प्रोवाइड एज ए होम लोन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल से समझेंगे LTV रेशियो को फ्रेंड। मान लीजिए आप जो है 50 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, कितने का लोन ले रहे हैं, 50 लाख रुपए का अगर लोन ले रहे हैं, और आपकी प्रॉपर्टी जो है, 1 मिनट रुकिएगा, मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो 50 लाख रुपए है। ठीक है, कितनी है, 50 लाख रुपए आपकी प्रॉपर्टी है जिसके लिए आप लोन चाहते हैं। ओके, तो बैंक क्या करेगा, क्या आपको पूरा 50 लाख रुपए का लोन दे देगा, नहीं देगा फ्रेंड, इसी जगह पर LTV आता है। तो 50 लाख रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट में बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख रुपए देना चाहता है, मल्टीप्लाइड बाई 100, यही आपका LTV रेशियो होता है। यानी 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक 40 लाख रुपए ही दे रहा है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 80% आएगा, कितना आएगा, 80% आएगा। तो ये हो गया LTV रेशियो। तो बैंक ने क्या कहा कि आपकी प्रॉपर्टी पर हम लोन टू वैल्यू रेशियो 80% का दे सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। अब दूसरे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी है, कितने रुपए की, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो अब 1 करोड़ रुपए में बैंक की गाइडलाइन क्या कहती है, देखिए 75 लाख से ऊपर में 75% से ज़्यादा LTV हो ही नहीं सकता है। अब मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का आपको लोन चाहिए
प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ रुपए की है, आपने कहा कि हमें 1 करोड़ रुपए का मकान बनवाना है, आप हमको 1 करोड़ रुपए का लोन दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, आपको 1 करोड़ रुपए का लोन नहीं देगा, वो बोलेगा कि सर हम आपको LTV रेशियो मैक्सिमम 75% ऑफर कर सकते हैं। मैक्सिमम 75% ऑफर करने का क्या मतलब हुआ कि आपकी 1 करोड़ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए का ही लोन दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि बैंक ये लोन टू वैल्यू रेशियो बना करके चलता है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें से 75 लाख रुपए का ही लोन देंगे, क्योंकि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो सकता है कल को हम बेचने जाएं वो उससे कम में बिके, तो अपना लॉस पहले से ही एडजस्ट करके 25 लाख रुपए का बैंक ने रखा हुआ है फ्रेंड्स। यही LTV रेशियो होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो होता है। अगर मान लीजिए आप 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और बैंक ने 90% मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तहत कह रहा हूँ, मान लीजिए बैंक कहता है कि हम 90% आपको LTV देंगे। LTV कितना देंगे? 90%। 60 लाख रुपए की मेरी प्रॉपर्टी है, बैंक ने एग्री किया है 90% LTV के लिए, तो मुझे कितने रुपए का लोन मिलेगा आप बताइए? 60 लाख की आपकी प्रॉपर्टी, उसमें से 90% ही बैंक लोन देने को तैयार है, ऐसे समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर के 54 लाख रुपए, है ना, केवल 54 लाख रुपए का लोन आपको पास होगा, और यही 90% आपका लोन टू वैल्यू रेशियो कहलाता है। आई बिलीव कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, इसमें कुछ ज़्यादा कहानी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। LTV रेशियो होता है बारोड अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू 100। कितने रुपए का लोन लिया है? 54 लाख का। कितनी प्रॉपर्टी वैल्यू है? 60 लाख की, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, जो 90% है, यही आपका लोन टू वैल्यू रेशियो हो जाता है, LTV हो जाता है। ओके, इन केस आप बारोवर लोन लेता है 30 लाख से कम रुपए का, देखिए ये कह रहे हैं कि RBI की गाइडलाइन के तहत अगर 30 लाख से कम का लोन लेते हैं तो LTV रेशियो 90% तक हो सकता है। अगर जो है 30 लाख से लेकर के 75 लाख रुपए, 30 लाख से ज़्यादा और 75 लाख तक का लोन लेता है तो LTV रेशियो मैक्सिमम 80% हो सकता है। और इसी तरीके से 75 लाख से ऊपर के जो लोन होते हैं उसमें LTV 75% ही हो सकता है। यही बात यहाँ पर देखिए लिखी हुई है। 30 लाख रुपए तक के लोन में LTV 90% तक जा सकता है, 75 लाख रुपए तक के लोन में LTV 80% तक जा सकता है, और 75 लाख से ऊपर के लोन में LTV 75% ही जा सकता है। ये एज पर बैंक RBI गाइडलाइन है फ्रेंड्स, एज पर गाइडलाइन इशू बाई RBI। ठीक है, सपोज आप जो है एक घर खरीद रहे हैं 50 लाख रुपए का, ठीक है, एक आप घर खरीद रहे हैं 50 लाख रुपए का, और बैंक मान लीजिए जो है 80% जो है आपको LTV पर एग्री करता है, तो पहली बात 50 लाख रुपए का 80% 40 लाख रुपए ही आपको लोन देगा फ्रेंड्स। ओके, या फिर जो है दूसरे तरीके समझना चाहिए, बैंक विल एग्री टू ऑफर 40% लोन एज बिकॉज ऑफ 80% लोन टू वैल्यू मैंडेट, है ना। देखिए यहाँ पर हमने अभी देखा ना कि जो है जो 30 लाख से ऊपर और 75 लाख के जो लोन होते हैं मैक्सिमम उसमें 80% ही LTV दिया जा सकता है। अब अगर 50 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंक 80% ही लोन टू वैल्यू रेशियो देगा, तो 50 लाख रुपए का 80% निकालेंगे तो 40 लाख रुपए से ज़्यादा आपको लोन नहीं मिल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए 90% ऑफर करेगा, 35 लाख रुपए तक का अगर कोई, या 30 लाख रुपए तक का अगर कोई लोन है तो उसमें 90% ऑफर कर सकता है। तो अगर आप जो है इसका 90% निकालेंगे तो इतना आ जाता है। खैर ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, हमने लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है वो बात आपको समझा दी है। उसके बाद में ये चार्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके ही जाना पड़ेगा। ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स वो इसी वाले से ही आ जाते हैं। 80% तक 35% रिस्क वेट है, और 80% से लेकर के ज़्यादा जो होता है 90% वहाँ पर 50% है। मोस्ट ऑफ द केसेस एग्जाम में क्वेश्चंस इसी वाले से पूछे गए हैं, बट फिर भी चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारा डिटेल में चर्चा कर लेना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अब देखिए एक रिस्क वेट कैलकुलेशन, इवन दो ना तो ये LTV में उतना बेनिफिशियल है और ना ही जो आपका जो ये केस स्टडी कर रहेंगे उसमें भी फायदेमंद है, लेकिन रिस्क वेट कैलकुलेशन कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा सा ये हेल्पिंग हैंड हो सकता है। ठीक है, तो देखिए रिस्क वेट कितना है? 35%। हाउसिंग लोन जिसमें 80% रुपए का 80% तक का लोन टू वैल्यू रेशियो है, उसमें रिस्क वेट 35% का होता है। ये चार्ट फिर से देख लीजिए, यही कह रहे हैं कि अगर 30 लाख रुपए तक के लोन हैं और लोन टू वैल्यू रेशियो 80% तक हो सकता है, और उस केस में 35% हम रिस्क वेट ले सकते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि 35% का रिस्क वेट हमने लेना है, और LTV रेशियो 80% तक हो सकता है, और बैंक ने 1 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है, तो बैंक को कितने रुपए अलग रखने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी आपने कहा कि सिर्फ 30 लाख रुपए तक के लोन पर ही जो है मतलब 35% का रिस्क वेट लेना है, और यहाँ आप 1 करोड़ रुपए कह रहे हैं,
तो फ्रेंड्स ये बैंक है और बैंक ने मान लीजिए 150 कस्टमर, 200 कस्टमर, 300 कस्टमर को 30-30 लाख रुपए तक के लोन बांटे हुए हैं। सारा मिला करके ये 1 करोड़ रुपए तैयार हुआ है। क्लियर हो गई बात? ये 1 करोड़ कैसे आया है, कंफ्यूज मत होइएगा। 1 करोड़ किसी एक कस्टमर को नहीं दे रहे हैं, पूरे बैंक का एक्सपोजर 1 करोड़ रुपए है, ऐसा मान लीजिए। तो उस केस में हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। जो इंडिविजुअल लोन है वो जो है आपके 30 लाख रुपए से कम के ही हैं। तो उस केस में क्या होगा, बैंक को देखिए 1 करोड़ रुपए का लोन था, ठीक है। उसके बाद में उस पर 35% का रिस्क वेट है। देखिए 1 करोड़ रुपए के टोटल लोन बांटे आपने, उसमें कितना है 35% का रिस्क वेट है ना। अभी हमने चार्ट देखा हुआ है, 35% का रिस्क वेट होता है। अगर जो है LTV रेशियो 80% तक हो तो 35% निकालेंगे 1 करोड़ का, तो आपका 35 लाख रुपए निकल करके आएगा। अब इस 35 जो रिस्क वेट है उसका 9% हमें मेंटेन करना पड़ता है। क्या? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। जो रिस्क वेटेड एसेट होता है उसका 9% मेंटेन करते हैं। तो 35 लाख रुपए का 9% जगह आप निकालेंगे तो ये आपका फ्रेंड 3,15,000 रुपये निकल करके आ जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी रखी हुई है, इतना ज़्यादा कठिनाई करने की जरूरत नहीं। हमने सिंपल समझा। कुल लोन कितने का बांटा? 1 करोड़ रुपए का। रिस्क वेट एसेट कितना है इसका? 35%। यानी हमने ये माना इस हाउसिंग लोन में 35% पैसा मेरा डूब सकता है। तो 1 करोड़ रुपए का 35% हमारा निकल करके 35 लाख रुपए आ गया। जो 35 लाख रुपए डूब सकता है उसका 9% कम से कम बैंक को रिस्क वो कैपिटल एडिक्वेसी के तहत रखना होता है। तो 35 लाख रुपए का 9% निकाल लिया हमने, 3,15,000 रुपये निकल करके आ गया फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गई बात ये। उसके बाद में अब मान लीजिए इन केस ऑफ LTV इज ओवर 80%, सेम बैंक को 50% जो है रिस्क वेट रखना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं इसी चार्ट में, पहला कैलकुलेशन हमने किया 80% हो तो 35% रिस्क वेट है। अब मान लीजिए जो हमने लोन दिया है उसमें लोन टू वैल्यू रेशियो 80% ज़्यादा है। तो 1 करोड़ रुपए का अगर आपने लोन दिया है और उसमें LTV ज़्यादा है तो अब रिस्क वेट कितना लेंगे? 50%। तो अगर 1 करोड़ रुपए 50% लेंगे तो इसका मतलब 50 लाख रुपए निकल करके आएगा। यानी अब क्या होगा, अगर LTV हमने 80% ज़्यादा लिया है तो अब हमारा 50 लाख रुपए डूब सकता है। अगर आपका फ्रेंड्स 50 लाख रुपए डूब सकता है तो उसमें 50 लाख रुपए में 9% आपको अलग से मेंटेन करना पड़ेगा कैपिटल एडिक्वेसी के तहत। तो 9×5=45, ये आपका 4.5 लाख रुपए अलग निकल करके आ जाता है। तो ये हो गया आपका रिस्क वेट कैलकुलेशन। ओके, अब नोटिस करने वाली जो बात है यहाँ पर देखिए, ये जो था इसमें देखिए यहाँ 3,15,000 रुपये ही 1 करोड़ के लिए बचाने हैं, अलग रखने हैं। और यहाँ पर जो है 1 करोड़ के लिए हमें 4.5 लाख रुपए बचाने पड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ कि रिस्क वेट एट द करंट रेट ऑफ 50%। तो इट इंडिकेट्स दैट व्हेन रिस्क वेट इज लोअर्ड बैंक हैव मोर मनी टू लेंड। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर जो है जो रिस्क वेट अगर 35% है तो बैंक को केवल 3,15,000 रुपये अलग रखने हैं। अगर जो है रिस्क वेट आपका 50% है तो उस केस में बैंक के पास में 4.5 लाख रुपए अलग रखने हैं। तो यानी बैंक के पास पैसा कम हो जाता है। इनका मतलब है कि अगर रिस्क वेट एसेट आपका कम रहेगा, रिस्क वेट एसेट कम रहेगा तो आपके पास ज़्यादा पैसा रहेगा दूसरों को लोन देने के लिए। एकदम बिल्कुल वैसे ही जैसे CRR वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर CRR 4% है तो बैंक को क्या करना है, 100 रुपये में से 4 ही रुपये जो है RBI के पास रखना है। तो यानी हमारे पास 96 रुपये बचते हैं। उसी तरीके से अगर आज CRR 20 रुपये हो जाए तो 100 रुपये में 20 रुपये अलग रख देंगे तो हम केवल अब कितना उधार दे पाएंगे? 80 रुपये ही तो उधार दे पाएंगे। वही उसी कॉन्सेप्ट पर ही ये बात हो रही है कि अगर रिस्क वेट 35% था तो बैंक को केवल 3 लाख रुपए किनारे रखने थे। अभी जब रिस्क वेट 50% हो गया तो बैंक को 4.5 लाख रुपए अलग रखने पड़ रहे हैं, जिसका हम लोन नहीं बांट सकते हैं। तो वही कह रहा है, ये कई बार जो है आपसे उसमें पूछ लेता है वन लाइनर में कि अगर रिस्क वेट लोअर्ड है तो बैंक ज़्यादा लेंड कर पाएगा या कम लेंड कर पाएगा, ये आपको बताना पड़ जाता है। तो उस केस में ये थोड़ा लॉजिक ध्यान रखेंगे इस एग्जाम्पल के जरिए तो आप आंसर कर पाएंगे। आई बिलीव आप लोगों को मतलब भर की चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। अगले पार्ट में हम इसकी केस स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा।